सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। और यार इस वीडियो में अपन कंटिन्यू रखेंगे अपना चैप्टर वेक्टर। पिछला वाला पार्ट अगर तुम लोग ने जाके नहीं देखा है तो वो वाला देख लेना, क्योंकि कनेक्टेड रहेगा। और यार इस वीडियो में मैं पहले से ही बता देता हूँ, थोड़े अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि जेई मेंस में ज्यादातर पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके कंसेप्ट ही अपने मेंस में काफी बार आ चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एंड तक देखना आराम से और सब बता ही देना तुम्हें जैसी भी वीडियो लगे। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे देख रहा होगा कि 90% के आसपास लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि यार मेरी जब वीडियोस में काम हेल्प करती हैं, ऐसे तुम्हें फायदा पहुंचाती है, तो यार सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, केवल एक क्लिक करना है, मुझे काफी अच्छा लगता है। ठीक है, सो यार वीडियो का अपन एम रखते हैं 100 लाइक्स। ठीक है, कर देना, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो देखो यार, सबसे पहला जो टॉपिक मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वो अपना है बेसिकली वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। का मतलब एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपन कैसे निकालेंगे, या फिर बेसिकली जो यूनिट वेक्टर इसके अलोंग लाई करेगा वो कैसे निकालेंगे। काफी बार मेंस में सवाल पूछ चुके, तुम लोग अगर प्रीवियस ईयर उठाओगे काफी बार पूछ चुके। इसको कैसे करते हैं, काफी आसान है। यहाँ से केवल अपन को याद रखना है कि वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है या एक्सटर्नल एंगल। इंटरनल का मतलब जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इंटरनल मतलब ये बीच वाला लाया करेगा। एक्सटर्नल मतलब कि यहाँ से ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल तुम्हें इस तरफ का दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल, ये अपन का बेसिकली इसका एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो अपन को ये वाली बात याद रखनी है। इससे अपन का बेसिकली आ जाता है क्या, कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, इंटरनल एंगल अपना बाइसेक्टर होता है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। का मतलब तुम्हें ए वेक्टर दिया हुआ है, तुम्हें बी वेक्टर दिया हुआ है, दोनों को कैप निकालो। कैप मतलब यूनिट वेक्टर निकालो यहाँ से, और यूनिट वेक्टर तुम्हें निकालना आता है, और दोनों को ऐड कर दो, इनटू लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करो। लैम्डा से अपन इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि अपन उसके अलोंग निकाल रहे हैं, और ये डेफिनेटली एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अपन को इसका मैग्नीट्यूड तो पता ही नहीं है, बट अपन को इसका डायरेक्शन पता है, इसलिए अपन ऐसा करते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, और सिमिलरली जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है वो हो जाता है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर तुम्हें सब दिया होगा, तुम्हें केवल ए कैप बी कैप निकालना है, ऐड करना है और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलरली क्वेश्चन देखते हो तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर सी वेक्टर इफ दिस वेक्टर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन वेक्टर सी वेक्टर एंड ये जो एक वेक्टर दिया हुआ। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ समझते हैं। क्वेश्चन यहां से ये बोल रहा है कि देखो दो वेक्टर दिया हुआ है, एक तो भैया दिया हुआ है सी वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर, दोनों का अगर मैं बाइसेक्टर एंगल निकालूंगा तो मुझे यहां से मिलेगा ये वाला। तो वो पूछना चाह रहे हैं भैया कि तुम तो मुझे भैया सी वेक्टर यहां से जो यूनिट वेक्टर है तो मुझे वो बता दो। ठीक है, आसान है। उसने क्या बोला हुआ है, सी एक यूनिट वेक्टर है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं सी वेक्टर को ये मान सकता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जिसमें से मुझे यहां से पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों? खुद ने तो बोल रखा है ना कि सी एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मुझे यहां से एक रिलेशन मिल गया। बट अब यहां से अपन यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी। ओके, इसने अपन को बोल रखा है कि यहां से जो ये वाला वेक्टर है ये इसके और इसके बराबर है। तो मैंने क्या बोला था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स होता है दोनों वेक्टर के यूनिट वेक्टर के एडिशन के बराबर। ठीक है, तो जो मेरे पास ये वेक्टर है वो बेसिकली है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ पहला वेक्टर का कैप, बट जो सी वेक्टर है वो तो खुद एक यूनिट वेक्टर है ना, मतलब उसको अपन को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सीधी सीधी अपन की बात आ जाएगी यहां से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बट उसने यहां से बोल रखा है कि दूसरे वाले वेक्टर का भी तो यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इस वाले यूनिट वेक्टर का अपन का मतलब इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप बाय 5। 5 क्यों करा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 25। अंडर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5। तो क्या मेरे पास यहां से ये वाला रिलेशन नहीं आ जाएगा? ऑफ कोर्स आ जाएगा। तो अब यहां से अपन की देखो क्या क्या बात आती है, अपन की बात आती है, अपन यहां से ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा इज्जतदार तरीके से लिखते हैं। इज्जतदार मतलब माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू पहले मैं यहाँ से यार आई कैप के टर्म्स इकट्ठे कर लेता हूँ। तो आई कैप के टर्म्स में मुझे यहाँ से एक चीज़ ये दिख रही है, यहाँ से मेरे पास लैम्डा एक्स है ना, यहाँ से लैम्डा एक्स प्लस आई कैप यहाँ से एक और दिख रहा है प्लस 3/5। ओके भैया, प्लस वाई कैप प्लस जे कैप के टर्म्स इकट्ठे कर लेता हूँ। तो जे कैप कितना आ रहा है, जे कैप मेरे पास आ रहा है बेसिकली यार यहाँ से लैम्डा वाई प्लस 4/5। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस के कैप तो मेरे पास यहाँ से नॉर्मल ही अपना बन जाएगा यहाँ से, पर यहाँ से प्लस लेमडा जेड के कैप, नो प्रॉब्लम।
अब क्या मैं आई कैप जे कैप और यहाँ से के कैप कंपेयर करा लूँ, करा लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि -1 जो यहाँ से मुझे इसका कंपेयर करना है, -1 इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 3/5। क्या मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल फाइंड कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ से ये बेसिकली आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ तो -1 -3/5 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x। क्या तुम यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू कुछ लैम्डा के टर्म्स में निकाल लोगे? कुछ लैम्डा के टर्म्स में x आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या तुम y को कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 4 लैम्डा y प्लस 4/5। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ये 1/5 टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू y। सिमिलरली यहाँ से क्या तुम z को कुछ यहाँ से लैम्डा के टर्म्स में कंपेयर करा लोगे? ठीक है, मतलब x y z तीनों तुम्हारे लैम्डा के तीनों तुम्हारे लैम्डा के उसमें आ चुके हैं। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? क्या ये वाली बात, सॉरी यहाँ से अपन का, हाँ ये लैम्डा के टर्म्स में आएगा, हाँ यहाँ तक अपन ने सही कर लिया। बट यहाँ से अपन ने एक रिलेशन भी तो डिराइव किया था कि x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1। क्या मैं x की वैल्यू को लैम्डा वाली, मतलब जो लैम्डा के टर्म्स में थी, क्या मैं उसको इसमें पुट कर सकता हूँ? सिमिलरली मैं y में पुट करूंगा, z में पुट करूंगा, तो एक लैम्डा के टर्म्स में इक्वेशन बनेगी। लैम्डा के टर्म्स में इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल है, क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ इस इक्वेशन को? जैसे ही वो इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास लैम्डा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तुम्हारे पास लैम्डा आ गया तो फिर तो सब कुछ आ ही गया। अपन को बेसिकली फाइंड क्या करना था? लैम्डा फाइंड करना था, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास लैम्डा आ गया तो फिर तो यार यहाँ से x y और z तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि x दिया हुआ है मेरे पास लैम्डा के टर्म्स में, y दिया हुआ है लैम्डा के टर्म्स में। अगर तुम्हारे पास x y और z आ गया तो क्या तुम वापस से यहाँ पे पुट करके c वेक्टर जो अपन को कैलकुलेट करना है, ऐसे मेरे पास यहाँ से फाइंड द यूनिट वेक्टर c वेक्टर, क्या तुम वो भी निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ। तो ये बेसिकली अपन के मेंस में अच्छे क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है बट हाँ ये अपन के एक अच्छे क्वेश्चन में आता है। अगला अपन का एक कंसेप्ट आता है इंपॉर्टेंट, टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? कोप्लेनर नाम से समझ में आ रहा है, तीन वेक्टर्स एक ही सेम प्लेन में लाया करें। सेम प्लेन मतलब जैसे चलो ये मेरे पास आईपैड रखा हुआ है, इस आईपैड को अगर ये मैं एक प्लेन मानूं तो एक मान लो एक अपना यहाँ से एक वेक्टर है, यहाँ से एक वेक्टर ये आ गया, दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा आ गया, तीसरा वेक्टर ये कुछ आ गया, तो ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाया कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर। अब इसकी कंडीशन क्या होती है देख लेते हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर इसको कोप्लेनर हो रहा है तो यहाँ से जो इसका डिटर्मिनेंट बनता है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। यार ये अपन ने उसमें भी सीखा था यार, यहाँ से मैट्राइसेस में, मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स में अपन ने सीखा था ना कि यार अगर मुझे तीन स्ट्रेट लाइंस को कोप्लेनर और उन सब की कंडीशन सेम ही तो चीज है, तो वही जैसे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इनकी वैल्यूज को इधर पुट करो, अगर यहाँ से ये 0 आया तो ये मेरे पास कोप्लेनर है। नॉर्मल, कुछ अकल अपन को लगाने की जरूरत नहीं है। अब अपन आगे देखते हैं। द वेक्टर्स, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, हैव देयर इनिशियल पॉइंट्स, ये अपन का मेंस में आ चुका है। हैव देयर इनिशियल पॉइंट्स एट 1,1। ओके, ये कुछ वेक्टर दे रखा है लेकिन इनका इनिशियल पॉइंट है ये, मैंने बात समझ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर टर्मिनेट ऑन वन सिंगल स्ट्रेट लाइन। इसने ऐसे ये बोला कि तीन पॉइंट्स हैं, तीनों के इनिशियल पॉइंट्स दे रखे हैं। उसने बोला कि यहाँ से ये जो लैम्डा है ना, तुम मुझे लैम्डा कुछ ऐसा बताओ कि तीनों के तीनों एक ही लाइन पे लाए कर जाएं, तीनों के तीनों एक ही लाइन पे लाए कर जाएं। क्या मैं इसको स्ट्रेट लाइन से कुछ सॉल्व कर सकता हूँ? तीनों के तीनों एक ही लाइन पे लाइन कर जाए का मतलब मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूँ कि मैं दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दो पॉइंट से अगर मैं एक लाइन निकालूंगा तो जो लाइन आएगी उसमें अगर मैं ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर दूं तो क्या मेरे पास लैम्डा की वैल्यू नहीं निकल आएगी? निकल आएगी। बट क्या तुम सीधे से लाइन निकाल दोगे? नहीं। उसने क्या बोला है? 1,1 इज द इनिशियल पॉइंट। तो जो इसका टर्मिनेशन पॉइंट होगा, टर्मिनेशन पॉइंट कितना होगा? 3,4। क्यों? 2,3 अगर तुम ऐसे मानो पोजीशन वेक्टर, 2,3 अपन का पॉइंट उसने दिया है, बट इनिशियल क्या है? 1,1। तो क्या तुम 2,3 में 1,1 ऐड कर सकते हो? ऑफकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि वो इनिशियल वहां से शुरू हो रहा है ना। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली ये मेरे पास कितना आ जाएगा? इसका फाइनल टर्मिनेटिंग पॉइंट, फाइनल टर्मिनेटिंग पॉइंट, इसका अपना टर्मिनेटिंग पॉइंट आ जाएगा यहाँ से 6,7। और सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा? इसका मेरे पास आ जाएगा यहाँ से, मेरे पास यहाँ से 9 लैम्डा प्लस 1। बात समझ में आ गई? अब क्या तुम्हारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या तुम लाइन निकाल सकते हो? हाँ मैं निकाल सकता हूँ, दो पॉइंट है, मैंने स्ट्रेट लाइंस में सीखा है। कैसे अपन निकाल देते हैं? मैं तो यार यहाँ से नॉर्मल सा करता था कि मैं तो ऐसे नॉर्मल सा करता था भाई कि y-7 अपॉन x-6 इज इक्वल टू 7-4 अपॉन 6-3। बस यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आई कि इस पॉइंट को इस स्ट्रेट लाइन में सेटिस्फाई करा दो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है
तो मुझे वो वाली कंडीशन उन्हें दे रखी है कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे तो लाया करेंगे। अब तुम ये बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हुआ या ये वेक्टर का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन मिलते जुलते रहते हैं तो अपन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। ठीक है, अब इसने बोल दिया पॉइंट्स को कोलिनियर बताओ। ओके, अब इसमें अपन वो वाला फॉर्मूला वो अपन नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली अपन के वो वेक्टर्स नहीं है, पोजीशन वेक्टर नहीं है कि ऐसे वो उन्होंने दे रखा कि अपन ने वैल्यूज पुट कर दी। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए अपन को ऐसा सोचना पड़ेगा कि मैं इसको ऐसा समझता हूं कि यार इसको मैं मान लेता हूं कुछ यहाँ से ए वेक्टर, इसको मैं मान लेता हूं यहाँ से कुछ यहाँ से बी वेक्टर, यहाँ से ये मैं मान लेता हूं यहाँ से सी वेक्टर। ठीक है, अगर ये मेरे पास कोलिनियर प्रूफ करना है या नहीं करना है, ऐसा जैसे इसमें इसने बोल दिया कि कोलिनियर प्रूफ करो। कोलिनियर प्रूफ करो मतलब अपन इसको ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि यार यहाँ से अगर ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर या फिर मान लो कोई भी दो पेयर आपस में पैरेलल हो गए या फिर एंटी पैरेलल हो गए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एक मेरे पास कोलिनियर है? ऑफकोर्स बोल सकता हूँ। ठीक है, अपन ट्राई करते हैं। मैंने ऐसे सोचा कि यार यहाँ से मैं तो यार ए बी वेक्टर निकालूंगा। ए बी वेक्टर का मतलब होता है यार यहाँ से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर कितना दिया हुआ है? 2a कैप प्लस 3b कैप माइनस 4 सी वेक्टर माइनस ए कैप माइनस ए वेक्टर करना है, तो मतलब माइनस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और यहाँ से हमारे पास माइनस 3c वेक्टर। तो ये कितना आया? ये बेसिकली आ गया मेरे पास यहाँ से ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर और यहाँ से मेरे पास ये आ गया माइनस 7c वेक्टर। सिमिलरली मैं कुछ यहाँ से यार ए सी वेक्टर भी फाइंड कर लेता हूँ। ए सी वेक्टर होगा मेरे पास यहाँ से सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो वो मेरे पास आ जाएगा। सी वेक्टर कितना दिया हुआ है? सी वेक्टर दिया हुआ है माइनस 7b वेक्टर प्लस 10c वेक्टर। अब माइनस आता है ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर मतलब माइनस ए वेक्टर प्लस अपना 2b और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस 3c। तो ये मेरे पास आंसर कितना है? माइनस, ये आंसर आया मेरे पास माइनस ए वेक्टर माइनस 5b वेक्टर और यहाँ से मेरे पास आ गया प्लस 7c वेक्टर। बट मैं तो यार यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, क्या ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में नेगेटिव नहीं है? मैग्नीट्यूड बराबर है बट आपस में नेगेटिव है। और मैंने तो ऐसे वेक्टर्स में सीख रखा है कि अगर पूरा वेक्टर आपस में नेगेटिव हो मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो ना, अगर तुम इसको नेगेटिव करोगे तो यहाँ से ये निकल आएगा। क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो ए बी वेक्टर है और जो मेरे पास यहाँ से ए सी वेक्टर है वो आपस में एंटी पैरेलल है, मतलब एक वेक्टर अगर इधर जा रहा है तो दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास एंटी पैरेलल है? ओके, अगर ये एंटी पैरेलल है तो कोलिनियर तो होगा ना। ऐसे कोलिनियर ये कभी नहीं बोलता है कि एक के ऊपर एक आ जाओ। वेक्टर्स में कोलिनियर ये कभी नहीं बोलता है कि तुम एक के ऊपर एक आओ। कोलिनियर का मतलब कि जैसे एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, अगर ये आपस में पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल है ये तब भी कोलिनियर है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर तुम यहाँ से बहुत सारे स्टार भी लगा दो क्योंकि अपन का ये मेंस में बहुत बार पूछा जा चुका है। कैसा क्वेश्चन है पूछ देखते हैं। प्रूव दैट 4 पॉइंट्स फॉर्म अ टेट्राहेड्रॉन इन स्पेस। ओके, सबसे पहली बात भैया, ये टेट्राहेड्रॉन क्या होता है वो तुम लोग ने पढ़ा होगा, लेकिन अभी अपन टेट्राहेड्रॉन के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। टेट्राहेड्रॉन डेफिनेटली एक फिगर होता है, मतलब यहां से अपन समझ लो ना 4 पॉइंट का एक फिगर होता है। अब देखो इसका एक कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट ये समझते हैं 4 पॉइंट है, मैं तो भैया एक चीज सीख रखी है 4 पॉइंट है। अगर मैंने ऐसा प्रूफ कर दिया कि देखो 4 पॉइंट से मैं 3 वेक्टर्स निकाल सकता हूं, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। क्या मैं कुछ ऐसा फाइंड कर सकता हूं कि ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी डी वेक्टर? अगर मैंने इन 3 वेक्टर्स को ये प्रूफ कर दिया कि ये सेम प्लेन में लाया करते हैं तो टेट्राहेड्रॉन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि तीनों वेक्टर सेम प्लेन में है, अगर तीनों सेम प्लेन में है तो टेट्राहेड्रॉन कैसे पॉसिबल है? या फिर तुम ऐसे समझो कि अगर मैंने ऐसा प्रूफ कर दिया कि सारे पॉइंट्स एक प्लेन में, तो क्या क्यूब पॉसिबल है? क्यूब पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग उसमें भी होना पड़ता है। वैसे तो टेट्राहेड्रॉन में आ गया। सोचो कि अगर चारों पॉइंट्स अपन ने प्रूव कर दिया कि कोप्लेनर आ गए तो ये कैसे होगा? तो अब तुम्हें यहां से वो वाली कंडीशन समझ में आ रही है। कौन सी कंडीशन? ये वाली कि मैं 4 पॉइंट्स को 3 वेक्टर्स में कन्वर्ट करूंगा। अगर मैंने उन 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूफ कर दिया तो डेफिनेटली वो टेट्राहेड्रॉन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सेम प्लेन में ही लाई कर गए तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। तो अब कोप्लेनर कैसे प्रूफ करते हैं? कोप्लेनर अपन की पुरानी वाली कंडीशन डिटरमिनेंट्स का, तो इसको बस कैसे करते हैं? तो ये वाली गोल्डन लाइन याद रख के रखना। क्या? टू प्रूव फॉर टेट्राहेड्रॉन प्रूव दैट 3 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। सीधी सी बात है, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो वो नॉन कोप्लेनर है। अगर वो नॉन कोप्लेनर है मतलब हाँ टेट्राहेड्रॉन तो पॉसिबल है यहां से, क्योंकि सेम प्लेन में लाए नहीं कर रहे हैं।
तो बस यही वाली बात है। इसको तुम मान लो यहाँ से मेरे पास यहाँ से ए वेक्टर, इसको मान लो तुम यहाँ से बी वेक्टर, इसको मान लो तुम यहाँ से सी वेक्टर, इसको तुम मान लो यहाँ से डी वेक्टर। अब तुम क्या करो, कुछ नहीं यार, यहाँ से ऐसा करो, ए बी वेक्टर निकालो, बी सी वेक्टर निकालो और सी डी वेक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे पता ही है यार, यहाँ से ये तो बच्चों की बात हो गई। ये इसका ये आ जाएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये इधर आ जाएगा, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ये इधर आ जाएगा। तो हमारे पास 3 वेक्टर हो गए। अब तुम्हें कोप्लैनेरिटी प्रूफ करनी है, कुछ नहीं, दोनों का मेरे पास यहाँ से डिटर्मिनेंट लो, वैल्यूज पुट करो। अगर ये मेरे पास 0 आ गया, अगर ये आ गया तो टेट्राहेड्रॉन नहीं है। अगर ये 0 आ गया तो टेट्राहेड्रॉन नहीं है। बट अगर यहाँ से ये 0 नहीं आया, अगर ये 0 नहीं आया तो डेफिनेटली यहाँ से मेरे पास टेट्राहेड्रॉन है। क्या ये वाली बात समझ में आई? खत्म का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टू बी ऑनेस्ट। अब अपन चलते हैं एक और काफी अच्छे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि तुम लोग ने काफी किताबों में या फिर जेईई मेंस में भी देखा होगा। आसान है, शुरू करते हैं। क्या है? द मीडियन एडी ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। मुझे तो भैया अभी तक इतनी इंफॉर्मेशन पता चली, मैं तो इसको कॉपी में उतार दूंगा। कॉपी में मैंने उतारना शुरू करा, मैंने शुरू करा कि भैया ये कोई ट्राइंगल है मेरे पास, यहाँ से ए बी सी, ओके। उसने बोल रखा है एडी इज द मीडियन। ठीक है भैया, अगर एडी इज द मीडियन है तो यहाँ पे कुछ लाइन जाएगी और एडी ऐसा है ना, इज बाइसेक्टेड एट ई, मतलब एडी इज बाइसेक्टेड एट ई, यहाँ पे कुछ ई है ना, एंड बीई मीट्स एसी एट एफ, मतलब अगर मैं बीई को ऐसे एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे कुछ एफ आएगा। अब उसने पूछ रखा है फाइंड ए एफ इंटू एफ सी, ए एफ इज टू एफ सी, मतलब दिस इज टू दिस। अब देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यार जैसे मैंने इसको सॉल्व करा, अभी तुम्हारी मर्जी है कैसे सॉल्व करना है, बट मैं जैसे सॉल्व करता हूँ, मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि आसान से आसान तरीके से मैं क्वेश्चन, मतलब आसान से आसान तरीके से मैं इसका आंसर बनाऊं। अब मुझे वो फर्क नहीं पड़ता उसका मेथड क्या है, हाँ मेथड सही होना चाहिए कंसेप्चुअली। तो मैंने इसको ऐसा सोचा कि यार मैं वेक्टर वेक्टर मानूंगा, इससे अच्छा मैं ऐसा मानता हूं, मैं ए वेक्टर को ओरिजिन मान लेता हूं। इसको तुम ज्यादातर क्वेश्चंस में कर सकते हो, कोई भी एक वेक्टर को ओरिजिन मान लो, उससे क्या फायदा होगा, एक वेरिएबल कम हो जाएगा। वरना अगर तुम ए वेक्टर को, कैपिटल ए पॉइंट को एक ए वेक्टर मानोगे तो ज्यादा टफ पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ओरिजिन मान लिया ताकि आसान पड़े। मैंने बी को ले लिया यहाँ से, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से बी वेक्टर, और इसको मैंने मान लिया सी वेक्टर। डेफिनेटली डी मेरे पास इसका मिड पॉइंट है, मुझे मिड पॉइंट का फॉर्मूला आता है कि मेरे पास यहाँ से जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2। आ गया डी के कोऑर्डिनेट्स। मुझे तो यार ई के भी कोऑर्डिनेट्स पता है, मुझे ई के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता है, इसने बोल रखे जो ई है वो एडी का मिड पॉइंट है, तो डेफिनेटली दिस प्लस दिस बाय 2। ई का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ई का कोऑर्डिनेट आ गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 4। बस अपना आधा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब अपन का कंसेप्ट आता है पुराना वाला। इसने बोल रखा है बीई को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो एफ पे कहीं मीट करेगा, और सिमिलरली एसी। तो देखो अपन ने यहाँ पे यार एक बात सीख रखी है कि अगर तुम्हें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हें यहाँ से 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये अगर तुम लोग ने शायद कोचिंग में पढ़े होगा, ये बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है। 2 पॉइंट्स मान लो दे रखे हैं यहाँ से मेरे पास, यहाँ से ये ए वेक्टर और बी वेक्टर। उसने बोल रखा है कि तुम यहाँ से कुछ सी वेक्टर निकालो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के अलॉन्ग हो, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के अलॉन्ग हो। तो तुम कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू कोई भी पहला एक वेक्टर मान लो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स दोनों का डिफरेंस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तुम या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि सी वेक्टर को तुम ले लो इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ से मेरे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये होता क्या है, ये तुम लोग ने सीखा ही होगा यहाँ से अपन ने कि अगर मुझे किसी भी वेक्टर को उसके अलॉन्ग निकालना है तो मेरे पास पहला वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स दोनों का डिफरेंस। मैंने तो यार इसको ऐसे याद रखा है, पहला वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स दोनों का डिफरेंस। तो सिमिलर ये ऐसी बात ही हो गई कि तुम्हें एक वेक्टर दे रखा है, तुम्हें एक जनरल लाइन निकालनी है उसकी, तुम्हें लाइन दे रखी, तुम्हें जनरल लाइन निकालनी है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बीई की अगर मैं जनरल लाइन निकालना चाहूं, मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा दिखूं, अगर मैं ऐसा लिखूं कि वेक्टर है ना, अगर मैं ऐसा लिखूं वेक्टर थ्रू बीई, मतलब मैं एक जनरल लाइन निकालने की कोशिश करता हूं, तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं पहला वेक्टर क्या है मेरे पास, बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स दोनों का डिफरेंस मतलब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 4 माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिकली इस बीई की एक जनरल लाइन लिखनी, मतलब ये जो एफ पॉइंट है वो इस पे कहीं लाई करता है, जो एफ पॉइंट है वो इसमें कहीं लाई करता है। बट मैंने तो यार ये भी देखा है कि यहाँ से जो एसी है, मैं एसी की भी तो एक जनरल लाइन निकाल सकता हूँ। जैसे तुम इसको ऐसे समझ लो, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो तुम एसी की एक जनरल लाइन निकालोगे। मैं भी तो ये कर रहा हूँ, तो मैं एसी की वापस से अप्लाई करता हूँ। एसी का क्या लिखूंगा मैं यहाँ से, मैं लिख दूंगा यहाँ से भैया वेक्टर थ्रू एसी। मैं क्या लिखूंगा,
पहला वेक्टर यहां से तुम मान सकते हो सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स दोनों का डिफरेंस मतलब म्यू टाइम्स यहां से मेरे पास, तुम ऐसा समझ लो, ऐसे मेरे पास यहाँ से सी वेक्टर माइनस जीरो, जीरो क्यों, यहाँ से अपना ओरिजिन है, तो ये बेसिकली बन गया यहाँ से सी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। ओके, अब मैंने तो यहाँ से यार कुछ नहीं यार मैंने, अब बात आती है, देखो इस लाइन की मुझे जनरल इक्वेशन पता है, मुझे इस लाइन की जनरल इक्वेशन पता है, और मुझे यहाँ से ये भी पता है कि इनमें कोई एक ऐसा पॉइंट है एफ जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। और मैंने स्ट्रेट लाइंस में सीख रखा है कि जब भी ऐसी कंडीशन हो तुम तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, मतलब क्या ये और ये बराबर नहीं है? ऑफ कोर्स बराबर नहीं, क्योंकि कॉमन पॉइंट लाई करता है ना। तो अगर ये बराबर है तो बस इसको अपन ऐसे प्रूफ करें, ऐसे इसको अपन बी वेक्टर सी वेक्टर दोनों तरफ कंपेयर कर देते हैं। पहले अपन इसको थोड़ा इज्जतदार तरीके से लिख देते हैं। क्या आता है देखो, बात यहां से ये आती है कि अगर मैं इसमें बी वेक्टर को इकट्ठा करूं तो यहाँ से मेरे पास यहाँ से बी वेक्टर आ जाएगा, बी वेक्टर यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ऐसे बेसिकली 1 माइनस लैम्डा बाय 1 माइनस आई गेस 1 हाँ यहाँ से एक गलती कर दी, यहाँ से इसको पहले थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से आ जाएगा यहाँ से, मतलब बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 3b वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 4 का मतलब क्या मैं, है ना, ये मेरे पास यहाँ से बराबर है, ये मेरे पास किसके बराबर है, सी वेक्टर इंटू 1 प्लस म्यू। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? या फिर मैं क्या यहाँ से इसको और अच्छे तरीके से ऐसा लिख सकता हूँ कि बी वेक्टर को मैं कॉमन ले लूँ और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 लैम्डा बाय 4, है ना, प्लस लैम्डा सी वेक्टर बाय 4 इज इक्वल टू सी वेक्टर इंटू 1 प्लस म्यू। मैंने तो यहाँ से सीख रखा है कि मैं तो यार यहाँ से इक्वल टर्म्स को कंपेयर करता हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे इसको और इसको कंपेयर कर सकता हूँ? तो ये मेरे पास आ जाएगा बेसिकली लैम्डा बाय 4 विल बी इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा बाय 4 कहाँ गया, घूम गया क्या, नहीं, हाँ, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे सीख रखा है कि 1 माइनस 3 लैम्डा बाय 4 विल बी इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो बी वेक्टर है वो तो मेरे पास यहाँ पे 0 ही आने वाला है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि लैम्डा विल बी इक्वल टू 4/3। अगर लैम्डा मेरे पास 4/3 है तो क्या मैं इसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? तो 4/3 से ये मेरे पास कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। तो म्यू मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2/3। ठीक है, लेकिन ये तो लैम्डा और म्यू आया है, इसका मेरे पॉइंट से क्या रिलेशन? इसका मेरे पॉइंट से ये रिलेशन है कि मेरे पास तो यहाँ से यार एक ये पॉइंट ऐसा था, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि अब मैं इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूँ? लैम्डा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या आती है, बी वेक्टर प्लस लैम्डा कितना था, लैम्डा मेरे पास आया है यहाँ से, लैम्डा मेरे पास आया 4/3, मतलब 4/3 टाइम्स ऑफ, मतलब मैंने इसको एक ही बात मान लो, है ना, 4/3 टाइम्स ऑफ माइनस 3b वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 4, मतलब 4 से 4 कटा और हाँ 4 से 4 कटा और यहाँ से मेरे पास बेसिकली आ गया 3b वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3, इससे कटा, तो ये मेरे पास आंसर आया सी वेक्टर बाय 3। ये बेसिकली है मेरे पास एफ पॉइंट। बट इससे मेरे पास वो कहाँ से आया, वापस से अपना क्वेश्चन की तरफ जाओ, ये क्या है, सी वेक्टर बाय 3। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, एफ है मेरे पास यहाँ से सी वेक्टर बाय 3। क्या तुम यहाँ से कुछ चीज़ नोटिस कर पा रहे हो? ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है सी वेक्टर, ये पॉइंट है सी वेक्टर बाय 3, मतलब ये इसका 1/3 है, ये इसका 1/3 है। अगर ये 1/3 है तो इतना पार्ट और इतने पार्ट में रेशियो क्या बन गया, 1:2 का। 1:2 क्यों? ये 3 पार्ट में बटी होगी, यहाँ से पहला पार्ट यहाँ पे, दूसरा पार्ट यहाँ पे, तो यही तो उसने बोल रखा है ना 1:3, मतलब 1/3 लेंथ की इतनी पार्ट है तो 2/3 लेंथ की इतनी पार्ट होगी, तो 1/3 और 2/3 का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। बात खत्म। ठीक है, ये मैंने इतना गूद दिया है इसलिए तुम्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट टू बी ऑनेस्ट आधी सारी चीजें ना तुम इसमें कैलकुलेशन मन में करते रहोगे। जैसे मैंने यहाँ से ये पूरा सिंप्लीफाई करा यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करा, बात समझ में आ रही है? आधी चीजें तुम्हारी यहाँ पे मेंटली चलती रहेंगी, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि ये मेंस में आता रहता है। सो आई गेस यहाँ पे अपन की एंड होती है। अगले वीडियो से अपन शुरू करेंगे बेसिकली यार आई गेस क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी यार, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और कमेंट ज़रूर करना मत भूलना कि तुम्हें कैसी लगी। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।